हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोपियन न्यायालय के बारे में, यूरोपियन कोर्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इग्नू के एग्जाम में बार बार ही रिपीट होता है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो आज एजुकेशनल पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हैं या फिर एमए के स्टूडेंट हैं, अगर उनको यूरोपियन न्यायालय के बारे में पढ़ना है तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए खास रहने वाली है। चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें फर्स्ट लाइन में आप लोगों को ये बताया गया है कि जो यूरोपियन न्यायालय है वो कहाँ पर है, लग्जमबर्ग में स्थित है। इसको अगर हम बात करें यूरोपियन न्यायालय की तो भाई इसको ईसीजी शॉर्ट में बोला जाता है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं जिसे केवल न्यायालय कहा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। आप ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों के लिए इस बुक की वीडियो बनाई है तो उसके अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1952 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय द्वारा इसकी स्थापना की गई और इस न्यायालय में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक जज का चुनाव किया जाता है। ध्यान रखना है, अब जो पहले यूरोपियन यूनियन बना और अब देखिए हम यूरोपियन यूनियन जो है तो इसमें सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, या फिर जब 1952 में इसकी स्थापना की गई थी तब से अब इसकी संख्या बढ़ गई है। सिंपली वे में मैं आप लोगों को कहूँ तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जो भी इसका सदस्य है यूरोपियन यूनियन का, तो भाई यूरोपियन यूनियन के हर एक देश से कम एक जज जो है, न्यायाधीश जो है, उसका चुनाव किया जाता है। अतः इसकी अगर समय की बात करें वर्तमान समय की, तो इसमें भाई 25 न्यायाधीश हैं, यानी वर्तमान समय में 25 न्यायाधीश हैं और उनके कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर उन्हें न्यायाधीश चुना जाता है। और न्यायिक पीठ के रूप में कभी भी वो एक साथ अगर हम बात करें तो वो नहीं बैठती। सामान्यता बात करें तो इसमें दो तरीके के हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला 13 न्यायाधीश का ग्रांड चैम्बर होता है, यानी जिसमें कोई भी अगर ऐसे अटपटे या बड़े फैसले होते हैं तो वो इस चैम्बर के द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा 3 या अगले जो न्यायाधीश है वो पीठ का काम करते हैं। जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो वो उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैसले जब लिए जाते हैं तो उनके बारे में बात बताई जाती है। तो कुछ न्यायाधीश इसका एक तरीके से वकील की तरीके का काम करते हैं, ये होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो और भी इसके लिए, इसकी सहायता के लिए 8 जो है मुख्य वकील भी, एडवोकेट भी चुने जाते हैं जो जज के साथ मिलकर काम करते हैं और कानून के प्रति उनकी जो भी राय होती है उस राय को वो प्रकट करते हैं ताकि सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष रहकर फैसला लिया जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ न्यायाधीश तथा मुख्य वकील वे लोग होते हैं जिसे निष्पक्षता के रूप में, भाई अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी वर्षों से काम किया है और साथ ही साथ वो संयोजन से ऊपर होते हैं। मतलब जितने एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई एक न्यायाधीश में ये सारे गुण होने चाहिए, ऐसे गुण उसमें ज़रूर होते हैं और ऐसे लोगों को ही चुना जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी चुन लिया जाएगा, इनकी योग्यता के अकॉर्डिंग इनको चुना जाता है। अब इसकी योग्यता क्या है न्यायाधीश की, तो वो तो हम यहाँ बात करेंगे नहीं, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी न्यायाधीश इस यूरोपियन यूनियन में चुना जाता है वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग ही चुना जाता है। दूसरी बात, वो अपने देश में उच्चतम न्यायिक पदों के लिए आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने देश में ज़रूर किसी न किसी उच्च पद पे या दायित्व पे रह चुका होगा, स्पेशली न्यायिक पर्पज से ही। आपको ये भी ध्यान रखना है। यूरोपियन न्यायालय में इसकी नियुक्ति यूरोपीय संघ के सदस्य की सरकारों के बीच में संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसके देश जो है, इसके सदस्य जो भी सदस्य है इसके अंदर, तो कई बार अपने देश के अंदर अलग अलग तरह की सरकारें काम करने की कोशिश करती है और कई बार वहाँ के जो नागरिक भी होते हैं वो अपनी सरकार से कई बार नाखुश होते हैं और नाखुश होने के कारण ही इस न्यायालय को बनाया गया है ताकि वहाँ पर वो लोग अपनी याचिका दायर कर सके। अगर देश के स्तर पे उनके मामलों को अनदेखा किया जा रहा है, उनकी ठीक तरीके से सुनवाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर वो अपने मामलों की सुनवाई करवा सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, प्रत्येक न्यायाधीश तथा वकील की नियुक्ति 6 साल के लिए होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 साल के लिए नियुक्ति होती है और इन्हें दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ये न्यायाधीश अपने से किसी को 3 साल की अवधि के लिए न्यायालय के अध्यक्ष भी चुनते हैं। अब जो भी लोग अपने अपने देश से चुने जाएंगे तो इन्हीं में से ही 3 सालों के लिए जो भी यूरोपियन कोर्ट है उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये आपस में ही चुनते हैं, जिनका
नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर उसको हटाया जा सकता है और नया अध्यक्ष भी चुनाया जा सकता है। अध्यक्ष का काम होता है, जितने भी न्यायालय मतलब यूरोपियन कोर्ट के अंडर में आते हैं तो उन सब पर जांच और एक स्टाफ के रूप में काम करता है। उन सबको आवश्यक जो भी दिशा निर्देशक देना होता है वो सारी की सारी दिशा निर्देशक इसके द्वारा दी जाती है। इसके साथ साथ ये जो यूरोपियन यूनियन की जो ये न्यायालय है, ये कानून और यूरोपियन संघ के अंदर जितनी भी संधियां हैं उन सभी संधियों को कारगर रूप से लागू करवाने के लिए कार्यरत रहे। अगर कोई भी उन संधियों के अगेंस्ट में जाकर देश काम करता है तो ये उसको उसकी उसकी सीमा और उसका दायरा उन सब चीज़ों के बारे में बात बताता है, उसके बारे में बताता है कि आप इसके दायरे के बाहर नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके साथ साथ यूरोपियन संसद भी है और यूरोपियन न्यायालय भी है। तो भाई अगर पार्लियामेंट्री कुछ गलत काम करती है तो ये क्या करती है, यूरोपियन न्यायालय उस पर रोक लगाने का कार्य करती है। जिस तरीके से नॉर्मली किसी भी देश में होता है, अगर वहाँ की पार्लियामेंट्री कोई ऐसा कानून बना देती है जो जनता के लिए हित के लिए ठीक नहीं होता तो न्यायालय क्या करती है, उस पर रोक लगा देती है, स्टे लगा देती है। ठीक इसी तरीके से ये भी इसमें कार्य करता है। आगे बात करते हैं। यूरोपियन न्यायालय जो है इसका कार्य अस्वस्थ करना, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि यूरोपीय संघ में सभी देश जो है कानून के अकॉर्डिंग रह रहे हो। हर एक देश की न्यायिक व्यवस्था थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने देश की न्याय व्यवस्था से खुश नहीं है या अमानवीय व्यवहार हो रहा है उसके साथ में, तो एक इस व्यवस्था करने का क्या लाभ हुआ, यहाँ का कॉन्सेप्ट आप जरा समझिए। हर एक देश की व्यवस्थाएं अलग अलग है, हर देश की कानून व्यवस्थाएं अलग है, परंतु मानवीय व्यवहार से अगर दुरुपयोग हो रहा है तो ये क्या करता है, उन देशों की जो भी राष्ट्रीय न्यायालय है सबकी अलग अलग व्याख्या होती है, परंतु ये जो है इस बात पे अमल करता है कि किसी के मानवीय अधिकारों या फिर मानवीय मूल्यों का हनन ना हो। इसीलिए ये सभी के लिए एक कानून की एक समान व्याख्या करने का भी कार्य करता है। इसके द्वारा दिए गए फैसले हर एक देश के न्यायालय से सर्वोपरि माने जाते हैं। जैसा कि और देश में भी होता है, अगर आप अपने देश के न्यायालय से उनके फैसलों से खुश नहीं है तो आप यहाँ पर न्यायालय में भी जा सकते हैं। और ये क्या करता है, कई बार दो देशों के बीच में से आपसी विवाद है किसी मुद्दे को लेकर, सीमा को लेकर, तो ये इस न्यायालय में ही जाता है और यह न्यायालय क्या करता है, उन सभी सीमाओं से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं उन विवादों को निपटारा करने का भी कार्य करता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें यूरोपियन न्यायालय के पास आने वाले मुकदमे की संख्या अत्यधिक होने के कारण इसने अपनी सहायता के लिए 1989 में प्रथम दृष्टीय न्यायालय स्थापित की है। अब आपको ध्यान रखना है प्रथम दृष्टीय न्यायालय क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई है, क्योंकि इनके पास में बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे थे और इस वजह से इन्होंने अपने कार्यभार को कम करने के लिए किया है। जैसे हम अपने देश के बारे में ही बात कर लें तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में हम देखते हैं मानव अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व जो है, यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का जो दायित्व है हमारे में, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। बट सुप्रीम कोर्ट पे खाली अधिकारों के हनन की केस ना जाए, इसके लिए हमने क्या किया, हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना लिया। अब वो अधिकारों से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई वो खुद करता है। तो इसी तरीके से ताकि इस पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इस चीज़ के लिए एक अलग से न्यायालय बनाई गई है। इस पॉइंट को भी आप ज़रूर लिखना। इसके साथ साथ यूरोपियन न्यायालय तथा प्रथम दृष्टिगत न्यायालय का एक ही, दोनों जगह का एक ही अध्यक्ष होता है जो अपनी स्थायी न्यायाधीशों के साथ 3 वर्षों के लिए, आपको ऊपर ही बताया था अध्यक्ष का 3 वर्षों के लिए नियुक्त करता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूरोपीय लोक सेवा ट्रिब्यूट नामक एक न्यायिक संस्था स्थापित की गई है ताकि किसी के बीच में कोई विवाद है, कोई भी मुद्दे को लेकर कन्फ्लिक्ट है या नागरिकों के बीच में, सरकार के बीच में किसी बात को लेकर विवाद है तो उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से सुलझाया जा सके। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई जो यूरोपियन न्यायालय के सामने 4 तरीके के मामले आते हैं। सबसे पहले मामले हम उनकी बात करेंगे जिनमें संप्रेषित मुकदमे, दूसरा वो है जिन्हें कभी ना कभी इनकार कर दिया गया है, इसकी सुनवाई ढंग से अच्छे से नहीं हुई है, तीसरा निराकरण, ये एक मामले इसके विरुद्ध में होता है, और तीसरा कार्य करने के विरुद्ध में कार्रवाई। अगर कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है जो कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं है तो उसके लिए भी किया जाता है। इसके साथ साथ इसके सदस्य इस बात के लिए उत्तरदायी रहते हैं कि कानून व्यवस्था पूरे देश में ठीक ढंग से लागू होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो देश के अंदर न्यायालय है वो कानून की व्याख्या कई बार अलग अनुचित ढंग से करती है, तो वो इसकी व्याख्या अनुचित ढंग से ना करके उचित ढंग से इसकी व्याख्या कर सकती है।
अगर राष्ट्रीय न्यायालय पर यूरोप के संघ कर किसी कानून को व्याख्या करने में या फिर वैधता पाने में कोई शंका होती है तो ये क्या करती है, जो प्रारंभिक निर्णय है इसको लागू करती है कि भैया आपने इस कानून को ढंग से व्याख्या नहीं करा, इसको ढंग से लागू नहीं किया, तो आप लोगों पे ये चार्ज लगेगा। तो ये इस तरीके से ये कई बार क्या करती है, न्यायालय इन आरोप पे भी जांच करती है कि जो भी इसके सदस्य हैं अगर कोई दोषी पा जाते हैं तो उसकी भी जांच करनी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यायिक कार्य में कोई गड़बड़ी हो गई तो ये उसकी जांच करती है कि सच में ही ऐसी गड़बड़ी हुई थी कि नहीं हुई थी, ऐसा भी ये कार्य करती है। तो ये कुछ कार्य तो हो गए जो EU के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और हैं जो यहाँ पर आप लोगों के लिए अंडरलाइन किया है। वैसे तो आप लोगों के 2 घंटे का ही पेपर आता है तो इतने पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं। बाकी अगर आप लोग चाहे तो जो मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर यूरोपियन संघ में कोई ऐसा कानून है जो अवैध है लेकिन न्यायालय ने उसे रद्द करने के लिए अनुरोध दे सकती है, और ये रद्द करने की जो मांग है ये नागरिकों द्वारा जब उठाई जाएगी तभी पॉसिबल हो पाएगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे किसी भी सरकार ने कोई कानून बनाया, अब उस कानून को रद्द करवाना है तो इस जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो भाई यही था इस टॉपिक का आज आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।